बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम RLC सीरीज इसी सर्किट को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर हो, जिसमें कैपेसिटर हो और जिसमें इंडक्टर हो और वो AC के साथ कनेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? RLC सीरीज ऑफ AC सर्किट। देखिए देखिए, दिस इज R, दिस इज L, दिस इज C। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है किसके साथ? AC के साथ। ठीक है, ये एक सर्किट है RLC जिसको हमने कनेक्ट किया है किसके साथ? AC के साथ। ठीक है, RLC, दिस इज AC। ये आपके पास क्या है? AC है। ठीक है, अच्छा। जब आप रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर को AC के साथ सीरीज में कनेक्ट करो तो फिर इस सर्किट को हम क्या कहते हैं? RLC सीरीज AC सर्किट। ठीक है, इधर हम लिख लेंगे R आपके पास क्या है? रेजिस्टर। C आपके पास है कैपेसिटर। L आपके पास है इंडक्टर। रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे? अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर। अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर टू इन AC। ऐसा सर्किट जो रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ कनेक्ट हो, कनेक्ट AC के साथ कनेक्ट है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में, तो ये आपके पास क्या है? RLC सीरीज AC सर्किट। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम इसकी जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है उसको अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, हमें पता है ये लाइन, देखिए ये लाइन करंट की लाइन है। इस लाइन का मतलब ये है कि करंट, और ये जो मैंने लाइन लगाई है इस लाइन का मतलब है वोल्टेज। मैं बेसिकली एक ग्राफ ले रहा हूं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के दरमियान मैं एक ग्राफ ले रहा हूं। देखिए, अगर मैं रेजिस्टर की बात करूं तो रेजिस्टर में हमने देखा था कि इसमें करंट और इसमें जो वोल्टेज है इसके दरमियान थीटा कितना था? 0। दे आर इन फेज। दोनों किस में थे? फेज में थे। किस में थे? फेज में। कोई फेज डिफरेंस नहीं था। तो ये जो लाइन है इस पे मैं लिख लूंगा IR और इसके बाद मैं लिख लूंगा VR। IR VR का मतलब ये है कि इसमें रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट है दोनों इन फेज है। क्या है? इन फेज। अब इसके बाद अगर मैं देख लूं वोल्टेज अक्रॉस, पीछे आप चले जाएं थोड़ा सा, आप कैपेसिटर के ऊपर चले जाएं, AC थ्रू कैपेसिटर। इंडक्टर का अगर आप ग्राफ देख लेना, देखिए इंडक्टर का, तो ये आपके पास VL है। क्या है? VL। अगर इस साइड पे मैं ले लूं IL, देखिए दिस इज IL, दिस इज VL। दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है? 90 का फेज डिफरेंस है ना। देखिए इंडक्टर में क्या आता? दिस इज VL, दिस इज IL। Voltage is leading and current is leading.
अब इसके बाद अगर हम कैपेसिटर के ऊपर चले जाएं, आप पीछे आ जाएं कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर में भी 90 का फेज डिफरेंस था, ठीक है। एसी थ्रू रेजिस्टर हो गया, एसी थ्रू इंडक्टर भी हो गया, एसी थ्रू कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर में देख लें, ये वाली जो लाइन है अगर ये देख लें, ये आपके पास VC है और ये आपके पास है IC। देखें, ये करंट की लाइन है, इस पे मैंने लिया है IC IL VR। करंट अक्रॉस कैपेसिटर, करंट अक्रॉस इंडक्टर, करंट अक्रॉस रेजिस्टर। लेकिन यहां पे मैंने VR भी लिया है क्योंकि इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। फिर यहां पे मैंने लिखा है VL और यहां पे मैंने लिखा है IL, दोनों के दरमियान कितना फेज डिफरेंस है? 90 का। फिर यहां पे मैंने लिखा है VC, दिस इज IC, दिस इज VC। इनके दरमियान भी कितना फेज डिफरेंस है? 90। इनके दरमियान कितना फेज डिफरेंस है? 90। अब इसको समझ लो। अब अगर मैं, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ी होगी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्लास फर्स्ट ईयर में, जिसमें हम रिजल्टेंट हमारे पास गिवन होता था और हम क्या निकालते थे? उसके कंपोनेंट्स निकालते थे। और इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ी थी हेड टू टेल रूल, उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स होते थे और हम उनके क्या निकालते थे? हम उनकी रिजल्टेंट निकालते थे। अगर यहां पे मैं बात करूं, दिस इज VL, दिस इज VC, यहां पे सारे करंट्स हैं। अगर मैं V निकालना चाहता हूं तो V कहां पे आएगा? देखिए, दिस इज अ V। ये V को जो सामने वाली जो साइड है, एक ऐसी लाइन मैं यहां पे ड्रा करूंगा जो X एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी और Y एक्सिस को क्या होगी? पैरेलल होगी। देखें, ये आपके पास क्या है? VL। ये चूंकि नीचे है इसी वजह से मैं इसको क्या कर लूंगा? सब्ट्रैक्ट VL माइनस VC। और ये जो है नीचे वाला, ये आपके पास क्या बन जाएगा? VR, क्योंकि यहां पे VR ऑलरेडी मौजूद है। ये लाइन शो कर रहा है VL और मैंने क्या कर दिया है? माइनस VC, क्योंकि इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है? 180। इन दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे कौन सा साइन लगाया? नेगेटिव। यहाँ पे क्या बन रही है? जो एंगल बन रही है। अब अगर मैं ये V, देखिए ये V है, ये V के कंपोनेंट है, Y कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट है? X कंपोनेंट। अब अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है, मुकम्मल V की मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ V, मैं V की मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो किस तरह निकालूंगा? देखिए, ये जो लाइन है ये आपके पास है परपेंडिकुलर, ये आपके पास है बेस, ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास फार्मूला है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास कौन है? हाइपोटेन्यूज आपके पास है V स्क्वायर। V स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपके पास कौन है? VR स्क्वायर, VR स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास कौन है? VL माइनस VC का स्क्वायर। मैंने तो V निकालना है, तो V मैं कैसे निकालूंगा? देखें, V स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये और ये आपस में कैंसल, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास हो जाएगा V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो V है और ये जो V है, अगर मैं ओहम लॉ जो है उसकी बात करूं, फ्रॉम ओहम्स लॉ, फ्रॉम ओहम्स लॉ, V आपके पास बराबर है IR के, VL आपके पास बराबर है I इंटू XL के, VC आपके पास बराबर है I इंटू XC के। तो यहां पे सब में पुट करें
आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू वी आर की जगह पे आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, वी एल की जगह पे आई स्क्वेयर एक्सा एल स्क्वेयर माइनस आई स्क्वेयर एक्सा सी स्क्वेयर। तो v इज इक्वल टू आई कॉमन कर ले आई स्क्वेयर इंटू ये आपके पास बन जाएगा ये आपके पास है आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एल स्क्वेयर माइनस एक्स सी स्क्वेयर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर माइनस एक्स सी स्क्वेयर। अब ये जो आपके पास पूरा r है, एक्स एल है, एक्स सी है, इसमें एक्स एल एक्स सी ये आपके पास बेसिकली ये रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस, सबको मिला के जो कंबाइन 1 2 3 ये जो कंबाइन सब मिलके इस ईसी को जो रेजिस्टेंस दे रहे हैं इसको हम कहते हैं एम्पेडेंस। क्या कहते हैं? एम्पेडेंस। एम्पेडेंस किसको कहते हैं? The combined opposition offered by resistor, inductor and capacitor to an AC. The combined opposition offered by inductor, कैपेसिटर, रेजिस्टर टू एन ईसी। एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, रेजिस्टर ये सब मिलकर जो ईसी को रेजिस्टेंस देंगे या पोजीशन देंगे, ये आपके पास क्या होगा? एम्पेडेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। ठीक है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म इसका है Z इज इक्वल टू ये आपके पास है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर माइनस एक्स सी स्क्वेयर। ये आपके पास z है। क्या है? z है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अच्छा अब इम्पीडेंस जो है RLC की, उसके बाद आपके पास है मेरे ख्याल से इसका एंगल है, हाँ एंगल है, फेज एंगल। अब हमने निकालनी है इसकी फेज एंगल, तस्वीर लेनी है तो ले लें। अब इसको देखें, फेज एंगल। देखिए फेज एंगल आपके पास कौन सी है? ये V है, ये VL माइनस VC, ये VR, ये आपके पास पाई। दिस इज अ फेज एंगल। तो टेंजेंट पाई हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो पाई निकालें, पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर की जगह पे VL माइनस VC
बेस की जगह पे वी आर। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सी एंगल है? दिस इज अ फेज एंगल। अब इसमें एक चीज अंडरस्टैंड कर लें। हमने ये चीज एसी थ्रू रेजिस्टर में इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया था कि रेजिस्टर एसी से प्रॉपर पावर जो है वो कंज्यूम करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर जो है वो पावर कंज्यूम नहीं करते थे। वो अगर एक साइकिल में पावर उनसे ले लेते थे तो दूसरे में क्या करते थे? वापस करते थे। तो फिर इसका मतलब यह है कि आरएलसी सर्किट में पावर की कंजम्पशन रेजिस्टर की वजह से होगी। किसकी वजह से होगी? रेजिस्टर की वजह से होगी। अब आपके पास है पावर फैक्टर। क्या है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, व्हाट इज पावर फैक्टर? देखिए, ये जो मैंने इधर टेंजेंट पाई निकाला है ये आपके पास फेज एंगल है। अगर मैं पावर फैक्टर की बात करूं, पावर वैसे हमारे पास बराबर है P इज इक्वल टू आई वी इंटू काज ऑफ पाई। इसमें कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। इसी वजह से मैंने क्या लिया है? काज लिया है। तो अगर मैं कास पाई निकालूं तो कास पाई इज इक्वल टू करली ब्लैक हेयर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है? वी आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? वी। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है? पावर फैक्टर है। अब वी आर आपके पास किसके बराबर है? आई आर के। और ये जो V है ये आई जेड के बराबर है। किसके बराबर है? आई जेड के। और Z हमने अभी निकाला था, वो आपके पास क्या था? वो आपके पास था वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर माइनस वी सी स्क्वेयर। ठीक है, दिस इज अ पावर फैक्टर। ये आपके पास पावर। अच्छा, अब इसमें एवरेज पावर भी है, वो सिंपल इसके बराबर है P इज इक्वल टू आई वी कास पाई। ये एवरेज पावर है और ये जो है इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं, कास पाई को। ठीक है, अब इसमें स्पेशल केसेस हैं। ये जो इक्वेशंस है ना ये थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप हैं, इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, इसमें फिजिकल चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए छोटे छोटे टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। क्या इस्तेमाल किए गए हैं? टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। अब अगर आपके पास एक सर्किट है उसमें एक्स एल ग्रेटर है किससे? एक्स सी से। एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, तो ये आपके पास क्या है? प्योरली इंडक्टिव। तो ये सर्किट आपके पास है प्योरली इंडक्टिव। अगर एक आरएलसी में, मेरी बात सुन, आरएलसी सर्किट है उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो ये सर्किट जो है ये प्योरली इंडक्टिव होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि एक्स सी ग्रेटर है एक्स एल से, तो ये आपके पास प्योरली कैपेसिटिव होगा। क्या होगा? कैपेसिटिव। अब अगर एक्स एल बराबर है किसके? एक्स सी के, तो ये आपके पास प्योरली रेजिस्टिव होगा। क्या होगा? प्योरली रेजिस्टिव। मेरी बात समझ में आ रही है? ये इसमें तीन स्पेशल केसेस। देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि वी एल वी सी के बराबर है, इसको देख लें या इसको देख लिया, आपकी मर्जी है, इसको देखें। एक्स एल बराबर है एक्स सी के, तो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो। अगर ये वाला टर्म जीरो तो सिर्फ ये बच जाएगा, तो इस पे स्क्वायर है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये z के बराबर आ जाएगा। इस केस में फिर z आपके पास बराबर आ जाएगा r के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो बराबर है किसके? रेजिस्टेंस के। दिस सर्किट विल प्योरली बिहेव एज अ रेजिस्टिव। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसमें है आपके पास रेजोनेंस इन एसी सर्किट।
RLC सर्किट है, उसमें रेजोनेंस कब होगी? देखिए इधर देखे, RLC में अगर XL और XC आपके पास 1 के बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये सर्किट अभी रेजोनेंस में है। अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। XL बराबर है ओमेगा L के। XL इज इक्वल टू ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई FL के। तो इसका मतलब यह है कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूंगा तो XL जो है वो आपके पास इंक्रीज होगी। मतलब अगर मैं सिंपल इंडक्टिव सर्किट लूंगा उसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वहां पे इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर मैं बात करूं XC की तो XC बराबर है ओमेगा, XC बराबर है 1 डिवाइड बाय ओमेगा C। XC इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पाई FC। तो इस केस में XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। इसका मतलब यह फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास क्या होगी? कम होगी। अब ये सर्किट इंडक्टिव कब होगा? देखिए अगर इस तरह की सिचुएशन है कि Z आपके पास बराबर है R के, मतलब ये है कि XL और XC दोनों आपस में बराबर है, तो इस केस में आपके पास सर्किट सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और सबसे हाई करंट जो है इससे क्या होगा? पास होगा। मैं आपको कहता हूं कि एक तार में आपने मतलब EC सर्किट है, उसमें आपने रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सारे लगाए हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर, कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो तो फिर इस केस में सर्किट सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा। तो इस टाइम जो मैक्सिमम आपको करंट दे रहा है, तो इस कंडीशन में जब सर्किट होगा तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये रेजोनेंस कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? रेजोनेंस। इस वक्त ये एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेगा, उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। देखिए हमने सिंपल पेंडुलम में रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ा था कि अगर सिंपल पेंडुलम की नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है, कोई अप्लाइड फोर्स उसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो फिर सिंपल पेंडुलम एक लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी। इसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। इस बोर्ड के अंदर कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल नॉर्मली जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर मैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ उसको हिट करूंगा अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो ये आपके पास रेजोनेंस करेगा। और यहां पे हम सर्किट में रेजोनेंस AC में किस तरह पढ़ते हैं कि अगर XL और XC दोनों आपस में बराबर हो तो इस केस में आपके पास सर्किट में रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, तो हम कहेंगे कि ये सर्किट इस वक्त किस कंडीशन में है? रेजोनेंस की कंडीशन में है। वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम किस तरह निकालेंगे? हम यहां पे लिखेंगे XL इज इक्वल टू XC। XL आपके पास किसके बराबर है? ओमेगा L के। XC आपके पास किसके बराबर है? 1 बाय ओमेगा C। इसकी जगह पे लिख लें 2 पाई FL और इसकी जगह पे लिखे 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई FC। F को यहां पे मल्टीप्लाई कर ले और 2 पाई को उधर लेके जाएं, आपके पास आ जाएगा ये F स्क्वायर। अब R कर ले क्योंकि रेजोनेंस है, 1 डिवाइडेड बाय ये आपके पास बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर LC। तो F ऑफ R का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं अंडर रूट ले लूं 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर इंटू LC अंडर दी रूट, ये और आपस में कैंसल। तो F ऑफ R इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई LC। ये वो कंडीशन है, सॉरी ये वो फार्मूला है जो अगर हमें इंडक्टेंस कैपेसिटेंस मालूम हो तो हम यहां से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं? मालूम कर सकते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा डायग्राम यहां पे पढ़ लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज करंट। देखें
जब ये सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर होगा तो ये मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। मैक्सिमम करंट को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। मेटल डिटेक्टर आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो कहीं पर भी मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्ज करें आप एयरपोर्ट में एंटर हो रहे हो, आप किसी एग्जाम सेंटर में एंटर हो रहे हो, तो वहां पे गेट पे जो बंदा वहां पे एक ऐसा डिवाइस लेकर खड़ा होता है जो आपकी बॉडी के ऊपर क्या करता है, स्कैन करता है, वो बेसिकली मेटल डिटेक्टर होता है। तो इसका काम क्या है, इसका काम है टू डिटेक्ट मेटल्स। इसका काम है टू डिटेक्ट मेटल्स। और इसमें बेसिकली जो सर्किट होता है, सर्किट वो आपके पास होता है एलसी। एल मींस इसमें क्या लगा होता है, इंडक्टर, और सी मींस इसमें क्या लगा होता है, कैपेसिटर। इसमें एलसी सर्किट लगा होता है। क्या लगा होता है, एलसी। यहां पे इस तरह इंडक्टर लगा होता है, यहां पे जो है आपके पास कैपेसिटर लगा होता है। यहां पर एक नेक्स्ट जो है, देखिए यहां पर भी इस तरह सेम सेटिंग होती है। दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज अ इंडक्टर। अब एक वायर यहां से आया होता है और एक यहां से आया होता है। अब ये काम किस तरह करता है, देखिए ये कैपेसिटर जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ऑसिलेट होती है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये चार्ज होता है तो ये डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज होता है तो दूसरा वाला आपके पास क्या होता है, चार्ज होता है। यहां पर भी इस तरह होता है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्ज हो जाता है तो सेकंड में डिस्चार्ज, मतलब ये तो खुद की अपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। आप सबको पता है कि इस पर जब फ्लक्स पास होता है, ठीक है, इस पर भी जब फ्लक्स पास होती है, चेंज इन फ्लक्स की वजह से अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो ये जब एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है तो ये इसको एनर्जी दे देता है। ये चार्ज होता है तो आपको पता है कि सेकेंड साइकिल में फिर क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। अगर एक साइकिल में एनर्जी ले लेता है तो दूसरे में क्या कर देता है, वापस। तो एनर्जी इज ऑसिलेटेड बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इसके इन दोनों के दरमियान एनर्जी ऑसिलेट होती है। देखिए कभी ये इधर जाता है, कभी ये इधर जाता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, इस तरह ये प्रोसेस शुरू होता है। अब फॉर एग्जांपल यहां पे आप हैं और आपके पास मोबाइल है, आपके पास कोई इस तरह की कोई डिवाइस है जो मेटल से बनी है, तो वो जो सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है वो क्या करता है कि मेटल डिटेक्टर आपके पास लेके आता है। ये जो इंडक्टर है इसके अराउंड क्या चीज होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और आपका ये जो यहां पे मेटल है, जब ये उसको आपके करीब लेके जाएगा तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, एडी करंट। उसकी वजह से ये जो इंडक्टर है इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी में क्या चीज आ जाती है, चेंज। इसकी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट नहीं होती है, इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज। तो आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक डिवाइस की फ्रीक्वेंसी आपके पास F1 है, वो मतलब थोड़ा सा उसमें क्या है, चेंज है दूसरी डिवाइस की फ्रीक्वेंसी से, तो ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है ये आपस में क्या करती हैं, ओवरलैपिंग। और इससे एक फिनोमेना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीट। मतलब ये है कि एक छोटी सी यहाँ पे स्मॉल सी क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसके पास कोई मेटालिक डिवाइस मौजूद है। आपके पास चाहे वो मेटल वाली जो वॉच है वो क्यों ना हो, ये उस पर भी बीप करता है। मतलब एक स्मॉल सी जो है वो एक साउंड ये प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, देखा होगा कहीं चले जाओ तो
आपको पता चल जाएगा। एक होती है वॉक थ्रू गेट्स, दोनों चीजों को अंडरस्टैंड कर ले। मैंने बात की है मेटल डिटेक्टर की, एक छोटा सा डिवाइस होता है इतना। एक होती है वॉक थ्रू गेट्स, एक बहुत बड़ा गेट बना होता है, जब आप उसके ऊपर से भी पास होते हैं वो भी साउंड करता है। उसमें भी यही सेम फिनोमेना होता है, जो सर्किटिंग होती है वो सब दोनों की सेम होती है, प्रिंसिपल भी दोनों का सेम है। एलसी सर्किट होता है इसमें, ठीक है। और बीट्स का फिनोमेना, बीट्स क्या होता है? when there is a slight change in the frequency of a waves, साउंड वेव्स की वहां पे हमने बात की थी। यहाँ पे बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है उसकी वजह से वो साउंड प्रोड्यूस होता है, स्लाइटली जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आ जाता है। अब इसके बाद आपके पास है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इसको आप देखें, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने एक इंडक्टर लगाया है, ठीक है। यहां पे हमने एक कैपेसिटर लगाया है और नीचे यहां पे हमने इसको एक सोर्स दिया है। ये आपके पास सोर्स है, ये आपके पास दोनों जो है ये आपके पास लोड है। क्या है? लोड। मैंने आप लोगों को इससे 2 चैप्टर पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक पढ़ाया था, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इस सोर्स की जो रेजिस्टेंस है जिसको हम RS कहते हैं वो आपके पास बराबर हो RL के, मतलब यह है कि ऊपर जो आपके पास सर्किट लगा है उसमें जो रेजिस्टेंस है वो इतनी कम है कि जिस सोर्स से आपने उसको बिजली दी है वो उसके बराबर है। तो इस टाइम पे आपके पास पावर जो यहां से डिलीवर्ड होगी सोर्स से वो आपके पास क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और हम इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। इक्वेशन फिजिक्स में ये टॉपिक जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे BS लेवल के ऊपर भी चले जाएं, अलग अलग इसके ऊपर बुक्स भी लेके हैं। और इन इक्वेशंस हम कहते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो 2 साइंटिस्ट जो है उनके जो इक्वेशंस है, उनके जो लॉज है वो सारे प्रॉब्लम्स को क्या करती है? हल करती हैं। एक आपके पास है न्यूटन लॉज है, एक आपके पास है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन है। अब मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या करते हैं? ये आपके पास रिलेशन देते हैं, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिलेट। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है ये रिलेट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या करते हैं? एक सॉलिड फाउंडेशन देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नेटिक के साथ क्या ताल्लुक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक कैसे प्रोड्यूस करता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इनके दरमियान एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करता है। उसके बेस पे 4 इक्वेशंस उन्होंने बनाए हैं थ्योरेटिकली। ठीक है, फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि एक थ्योरेटिकल फिजिक्स है, ठीक है, एक आपके पास जो है एक्सपेरिमेंटल है। आपके घर में बिजली आ रही है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये प्रैक्टिकल वर्क है। मैं आपके घर में बिजली लेके आता हूं फॉर एग्जांपल तार के जरिए। अब मैं जब क्लास में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं तो ये तो नहीं कर सकता ना कि आप लोगों को कहूं कि आप मेरे साथ चले जाएं, वहां पे हम तारे लगाते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसके लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं, हम थ्योरीज यहाँ पे पढ़ते हैं, हम डायग्राम्स डालते हैं,
फिर उसमें हम ये चीजें डिस्कस करते हैं कि वायर के में जो बिजली गई है किस तरह गई है, इसमें वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। तो क्लास में हम यहाँ पे बोर्ड पे जो भी चीजें लिखते हैं, दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकली हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, या हम एक बैकग्राउंड बनाते हैं, हम इक्वेशंस बनाते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स जो है लॉजिक्स बनाते हैं उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैक्सवेल जो इक्वेशन है ये बेसिकली थ्योरेटिकल इक्वेशंस है, और प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि ये फिनोमेना किस तरह होती हैं, अगर हम इस तरह करेंगे तो इससे क्या चीज प्रोड्यूस होती है। एक एक इक्वेशंस जो है उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसने क्या किए हैं, रिलेट किए हैं, और इनके लिए जो इसने लाज इस्तेमाल किए हैं वो आपके पास कौन से लाज हैं। देखिए इसने गाजेस लॉ, ठीक है, गाजेस लॉ जो है उसको यूज किया है। गाजेस लॉ के अलावा एम्पियर्स लॉ, ठीक है, और फेराडे लॉ, ठीक है, गाजेस लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, फेराडे लॉ है, ठीक है। इन सब को इस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से लिंक किया है कि इनसे आपके पास यही चार इक्वेशंस जो है वो आपके पास बने हैं। उसमें पहला जो इक्वेशन है वो अभी हम डिराइव करते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला इक्वेशन क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या है, डेल्टा बी चेंजिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, डेल्टा ई या सिंपल ई, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे, उससे क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। तो हम इसके लिए लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक कॉइल है, यहां पे फर्ज करें आपके पास एक मैग्नेट पड़ा है, ये उसमें नॉर्थ है, ये उसमें साउथ है। यहां पे आपके पास क्या चीज पास हो रही है, फ्लक्स पास हो रही है। क्या चीज पास हो रही है, फ्लक्स। और फ्लक्स का इक्वेशन आपके पास क्या आता है, E इज इक्वल टू डेल्टा पाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल प्रोड्यूस इन EMF ऑफ हेयर। यहां पे क्या चीज प्रोड्यूस करेगा, EMF। ये जो कॉइल है इस पर जो फ्लक्स पास हो रही है डेल्टा बाय डेल्टा टी, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो खुद किस चीज के बराबर है, BA के। पाई इज इक्वल टू BA। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं कि इसमें हर जगह पे इस तरह चार्जेस पड़े हैं, क्या पड़े हैं, चार्जेस, ठीक है। हर एक चार्ज के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चार्ज को अगर मैं इंडिविजुअली ले लूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसको मैं इलेक्ट्रॉन लेता हूं, इलेक्ट्रॉन, तो आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन और ऑर्बिटल मोशन करता है तो इस स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से इसके अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस अंदर वाली के ऊपर फोर्स लगाती है और इसको क्या करती है, इस तरह टर्न करती है। अब अगर मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लूं, ये इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है और दोबारा कहां पे आया है, पॉइंट ए पे आया है, तो इसने तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा किया है। अब आपके पास ईएमएफ का तो ये इक्वेशन भी है ना कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज, इक्वेशन है कि नहीं है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। उसको लो पोटेंशियल से कहां पे लेके जा रहा हूं, हाई पोटेंशियल पे। तो E इज इक्वल टू W डिवाइड बाय क्यू।
अच्छा, अब आपको पता है W किस चीज के बराबर है, F डॉट एस डिवाइडेड बाय, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो F आपके पास किस चीज के बराबर है, क्यों? E के, और S जो है दिस इज सरकमफेरेंस। अगर ये कंप्लीट साइकिल पूरा कर लेगा तो सरकमफेरेंस किस चीज के बराबर है, 2 पाई r डिवाइडेड बाय, क्यों? ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। तो E आपके पास आ गया E डॉट 2 पाई r, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन को आप क्या कर लें, फर्स्ट में पुट कर लें, तो इस E की जगह पे आपके पास आ जाएगा E डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T इनटू A। अब यहां पे दोनों साइड्स को 2 पाई r पे डिवाइड कर ले, E इज इक्वल टू डेल्टा B डिवाइडेड बाय डेल्टा T ज़रबे A डिवाइडेड बाय 2 पाई r। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले, यही मैक्सवेल हमें समझाना चाहता था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया है तो क्या चीज प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस हो गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मुख्तलिफ बुक्स और मुख्तलिफ नोट्स जो है वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, कुछ डिराइवेटिव के थ्रू कर लेते हैं, कुछ इसमें मतलब मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन फाइनली इसकी जो कॉन्सेप्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो क्या चीज प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड इक्वेशन इसके क्या है, अपोजिट है। वहां पे हम क्या लिखेंगे कि चेंज इन अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको स्टडी करेंगे। ये आपके पास फर्ज करें एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, ये आपके पास एक नेगेटिव प्लेट है। तो आपको ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ। ये कैपेसिटर है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो तो आपको पता है ना, क्यों इज इक्वल टू CV। ये आपको पता है कि नहीं पता है? क्यों इज इक्वल टू की CV कैपेसिटेंस है कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, C इज इक्वल टू क्यों बाई V, उससे हमने सिंपल क्यों निकाला है। अब आपको ये पता है कि इन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, D, इसमें पोटेंशियल क्या है, V, तो V बराबर है किसके, V इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED। तो क्यों इज इक्वल टू C आपको पता है कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो क्यों इज इक्वल टू C की जगह पे आप लिखो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, V की जगह पे आप लिखो ED, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास I किसके बराबर है, I बराबर है क्यों डिवाइडेड बाय T के, इस क्यों को यहां पे पुट कर ले सीधा, A एप्सिलॉन नॉट ED, DD कैंसल, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय T या डेल्टा T, इसको आप डेल्टा क्यों भी ले सकते हैं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा E, डेल्टा E। अच्छा, तो I इज इक्वल टू
ए एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास क्या आ गया, आई। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास थ्योरेटिकल करंट है, ये एमसीक्यूज भी है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू अ करंट विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। एक करंट ये आपके पास अभी जो लाइट में आ रही है, दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट आपके पास थ्योरेटिकल करंट है, ठीक है। थ्योरेटिकल करंट जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट। अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मजीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब आपने, अगर आपको याद हो, एम्पियर्स लॉ पढ़ी थी कि बी डॉट आई द डॉट प्रोडक्ट of magnetic field and length element delta L will equal to mu naught into I। यहां पे पुट कर लें B delta L is equal to mu naught into I की जगह पे क्या कर लें, A epsilon naught delta E डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये डेल्टा L पे डिवाइड कर लें, ये भी डेल्टा L पे क्या कर लें, डिवाइड, ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो B is equal to mu naught epsilon naught A divided by delta L into delta E divided by delta T। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और क्या चीज इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दूसरा इक्वेशन है जिसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या चीज लेके आए, चेंज, उससे क्या चीज प्रोड्यूस हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। दो इसके बाद इसमें और चीजें हैं, एक आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे और एक आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। किस तरह फाइंड किया था, देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट आपके पास कितना है, 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7। एप्सिलॉन नॉट आपके पास कितना है, 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। अब इसको यहां पे पुट कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई क्रॉस 10 की पावर -7 क्रॉस 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12। जब आप इस सारी कैलकुलेशंस को पूरा करोगे तो एट द एंड आपके पास आ जाएगा 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास इनसे आ जाएगा। म्यू नॉट आपके पास परमेबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास परमिटिविटी है। जब हम 1 पे इसको डिवाइड कर ले और इसको अंडर रूट में पुट कर ले और ज़रब करने के बाद पूरी कैलकुलेशन कर ले तो इनसे हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 क्रॉस 10 की पावर 7, ठीक है। देखिए इसने एम्पियर लॉ, गाउस लॉ और ईएमएफ का जो इक्वेशन था, फैराडे लॉ, उन सब का आपस में पहले लिंक किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज से इलेक्ट्रिक निकाली, डिस्प्लेसमेंट करंट का भी हमें बताया और फिर स्पीड ऑफ लाइट को थ्योरेटिकली इस बंदे ने फाइंड किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इसने क्या कहा कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देखें हम थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपके पास y, ये आपके पास x
ये आपके पास z, ये आपके पास एक 3 डायमेंशनल प्लेन स्पेस है। ये जो y एक्सिस है इस पर मैंने लिया है मैग्नेटिक फील्ड, जो x एक्सिस है इस पर मैंने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, अगर आप इस ब्लू लाइन को देखें तो इसमें एक साइड पे आपके पास चेंज आ रहा है किस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो दूसरे साइड पर चेंज किस में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास नॉन मैकेनिकल वेव है। कौन सी वेव है, नॉन मैकेनिकल, ठीक है, एक नॉन मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास एक नॉन मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल, मतलब इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। और ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है, देखिए, अगर हमारे पास एक चार्ज हो और वो चार्ज क्या करे, एक्सेलरेट करे। आपके पास एक चार्ज है और वो चार्ज क्या कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। तो जब आपके पास एक चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो जाहिर सी बात है ये मोशन में भी होगा। किस में होगा, मोशन में। चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज मोशन में है ना, तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और ये एनर्जी जो है उसको लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ ए वेव एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल के टोटल 4 आपके पास इक्वेशंस है। एक में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जिक्र करता है, एक में वो स्पीड ऑफ लाइट को थ्योरेटिकली फाइंड करता है, एक में वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रूफ करता है, दूसरे में वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से क्या प्रूफ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जो है प्रोड्यूस करता है। तो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस है, इन चारों में उसने फैराडे लॉ, गाजेस लॉ, एम्पियर्स लॉ, उनको आपस में लिंक किया है और उनसे मुख्तलिफ तरह के इक्वेशंस निकाले हैं जो मुख्तलिफ तरह के जो फिजिक्स में आपके पास जो फेनोमेनस होती हैं उसको क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। फिर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक साइड पे अगर आप देखें मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ ए वेव है। क्या है, डायरेक्शन ऑफ अ वेव। अब इसको अंडरस्टैंड कर ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास ट्रांसवर्स वेव है। क्यों, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं और वेव की जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेव। ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ ए वेव है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके पास बहुत सारे हैं, यहाँ पे हम एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास है विजिबल लाइट। लाइट आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए, अब थोड़ा हम इसको रीड करेंगे, सारी रीडिंग वाली चीजें हैं। The visible region of a spectrum most familiar to us is electromagnetic radiation emitted by sun। देखिए, सन से जो रेडिएशन एमिट होती है उसमें जो 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर की जो रेंज है, ये जो विजिबल रेंज है, ये हमारे पास क्या है, ये लाइट, ये हमें दिखाई देता है। सन से और भी बहुत सारे रेडिएशन एमिट होते हैं, हम सिर्फ उनको देख पाते हैं जिनकी रेंज 400 से लेकर के कहां तक है, 800 तक। अच्छा, इसके बाद है लाइट इज ऑफन एमिटेड व्हेन आउटर इलेक्ट्रॉन इन द एटम चेंज देयर स्टेट ऑफ अ मोशन। फॉर दिस सच ट्रांजिशन इज कॉल्ड ऑप्टिकल ट्रांजिशन। देखें, ये हमारे पास है एक्साइटेड स्टेट
ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट। जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से कहां पे आएगा, ग्राउंड स्टेट पे, तो ये आपके पास एनर्जी रिलीज करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। ये आपके पास एक विजिबल लाइट होगी। क्या होगी? विजिबल लाइट। मेरी बात समझ में आ रही है? विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस की जाती है? फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने ये जो लाइट आपको नजर आ रही है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है? इसमें आपके पास एक गैस है, उस गैस को पहले एक्साइट किया गया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, फिर जब आप उसको एक्साइट करते हो उसमें आप इसको एनर्जी दे देते हो, डी एक्साइटेशन में वही एनर्जी वो आपको वापस दे देता है। ठीक है, अच्छा, लाइट जो है उसके बाद दूसरी जो आपके पास वेव है, दिस इज इंफ्रारेड। वो आपके पास है इंफ्रारेड। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या है? इंफ्रारेड रेडिएशन विच इज अ वेवलेंथ लार्जर देन द विजिबल, और इसकी रेंज क्या है? 0.7 माइक्रोमीटर टू अबाउट 1 मिलीमीटर। देखें, इसका जो वेवलेंथ है वो आपके पास है 0.7 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। ये उसका क्या है? रेंज है। ठीक है, infrared radiation is an important mean of heat transfer. It is sometimes called heat radiation. इसको क्या कहते हैं? हीट रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये अपने साथ क्या ट्रांसफर करते हैं? हीट रेडिएशन। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल ट्रांजिशन। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल ट्रांजिशन। क्योंकि इसमें ऑप्टिकल ट्रांजिशन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइट होकर आपको क्या देता है? लाइट दे देता है। अच्छा, द वार्मथ वी फील प्लेस आवर हैंड नियर अ ग्लोइंग लाइट बल्ब इज प्राइमरली इज अ रिजल्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। हमें कह रहे हैं कि जो लाइट है आपके पास, ये जो आपको नजर आता है, जो येलो कलर का लाइट होता है, उसके साथ जब आप अपने हाथ करीब रख लेते हैं तो आपको हीट महसूस होती है। वो कौन सी रेडिएशन होती है? दिस इज बेसिकली इंफ्रारेड। उसके बाद आपके पास है माइक्रोवेव। अच्छा, आपके पास माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव कौन से है? माइक्रोवेव कैन बी रिगार्डेड इज अ शॉर्ट रेडियो वेव्स विद अ टिपिकल वेवलेंथ। ये आपके पास बेसिकली रेडियो वेव्स हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स है लेकिन कौन से है? शॉर्ट। और उसकी जो वेवलेंथ है वो आपके पास कितनी है? 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। 1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक इसकी क्या है? वेवलेंथ है। They are commonly produced by electromagnetic oscillator in electric circuit as in case of microwave. ये कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, माइक्रोवेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव आर ऑफन यूज्ड टू ट्रांसमिट टेलीफोन कन्वर्सेशंस। माइक्रोवेव आल्सो रीचेस फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज। देखिए, ये हमें हमारे पास स्पेस से भी ये पहुंच सकती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव्स। अब इसके बाद आपके पास है रेडियो वेव्स। ये मैं शॉर्ट उसको क्या कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग इसको फिर डिटेल में जो है वो देखें। कौन सी वेव्स है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हैव अ वेवलेंथ लॉन्गर देन 1 मीटर। इसकी जो लेमडा है वो ग्रेटर है किससे? 1 मीटर से। दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम टेरेस्ट्रियल सोर्सेज थ्रू इलेक्ट्रॉन ऑसिलेटिंग इन अ वायर्स। ये किससे आती है? ऑसिलेशन of electrons in wire।
वहां से आती हैं, ठीक है। देखिए हमारे मोबाइल तक जो सिग्नल आते हैं, दिस इज बेसिकली रेडियो वेव्स। आपके पास कौन सी वेव्स है? व्हाई यू आर लाफिंग? हंसना नहीं है, ठीक है। By carefully choosing the geometry of this circuit as an antenna, we can control the distribution of emitted radiation or the sensitivity of a detector. Radio waves also reach from extraterrestrial sources. The sun is a major source that often interferes with the radio TV reception on the earth. Simple, ये हम एंटीना जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मोबाइल्स में भी यही वेव्स आती हैं सेम के पास, ठीक है। इसके बाद है अल्ट्रा वायलेट, द रेडिएशन ऑफ ए वेवलेंथ शॉर्टर देन द विजिबल लाइट बिगिन विद, इसकी वेवलेंथ आपके पास अल्ट्रा वायलेट, अगर आप इसकी वेवलेंथ देख लें लेमडा, वो आपके पास कितनी है? वो आपके पास है 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, ठीक है। एक्सरेज है वो आपके पास 0.1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक है। एक्सरे जो है उसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन के अगर बोन में कहीं फ्रैक्चर आ जाए तो उनकी हम क्या करते हैं, इमेजेस हम देखते हैं। गेमा रेज है, गेमा रेज जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और उसकी जो वेवलेंथ है लेस देन 10 पिकोमीटर, पिको 10 की पावर -12 है, उससे भी कम होती है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल रेडिएशन है ये गेमा रेज। यहाँ पे सबकी वेवलेंथ लिखी गई है, एक टेबल बना है उसमें आप लोग देख लें, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया है। इंशाल्लाह फिर इसका एक्सरसाइज करेंगे और इसके बाद आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।